हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, जिसमें कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे को देखते हैं, तो सूर्य और तारे अपना आकार कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन चंद्रमा को आप देखे होंगे कि कभी रेखा की तरह, तो कभी अर्धवृत्ताकार की तरह, तो कभी पूरा के पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है, तो कभी आधा कटा हुआ, तो कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। ऐसा इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए हम जानते हैं। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता हुआ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इस क्रम में चंद्रमा सूर्य का चक्कर भी लगाता रहता है। जिस प्रकार की पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार ठीक चंद्रमा में भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। यह सूर्य के प्रकाश को ही परिवर्तित करता है, जो हमारे पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड 25 सेकेंड में पहुँच जाता है। 1.25 सेकेंड में पहुँच जाता है। इसे हम चांदनी कहते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 एक चौथाई है, और तारों की तुलना में यह हमारे पृथ्वी के नज़दीक है। इस कारण यह हमें तारों की तुलना से ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। आपके मन में शायद यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो क्या हम कभी उस पर जाकर रह सकते हैं? तो आप ठीक सोचते हैं। रॉकेट के आविष्कार द्वारा मनुष्य चंद्रमा तक आज पहुंच चुका है। मानव जो है वो चंद्रमा पर जाकर देखा कि चंद्रमा की परिस्थिति जीवन जो है वो अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न ही वायु है, तो इस कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा की सतह पर जो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जिस दिन चंद्रमा अगर पूरे गोल के रूप में दिखाई देता है, पूरे वृत्त के रूप में, तो उस दिन आप चंद्रमा पर इन पर्वत, मैदानों और गड्ढों की जो छाया आपको उसमें छाया जैसे दिखाई देती है, तो वो इन सभी पर्वत, मैदान और गड्ढे का ही छाया देख सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि चंद्रमा में जो धब्बे हैं वो आकृति दिखाई देती है, और ये धब्बे की जो सी आकृति जो है उसी छाया का ये रूप है। 20 जुलाई सन 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपना अपोलो सेकंड नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चंद्रमा अपने अक्ष पर हमेशा घूमती रहती है, तो उसमें दिखाई देने वाले धब्बे की आकृतियाँ एक सी कैसी बनी रहती है? क्या चंद्रमा का चारों तरफ एक सा ही स्वरूप है, और यह हम केवल चंद्रमा का कोई एक भाग ही देख पाते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण की तरह समझाते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ी बोतल लीजिए, जिसमें कि आप एक लेबल लगा हो, और इस लेबल में लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। ठीक, अब आप एक गेंद को पृथ्वी मान लीजिए। बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाए कि इसका लेवल हमेशा गेंद की तरफ हो। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेवल जो है वो गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल के बराबर घुमाना पड़ेगा। बोतल का इस आकार का एक प्रकार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा अपने अक्ष पर जितनी देर में एक चक्कर घूमता है, उतनी ही देर में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करता है, जिससे कि कारण वो पृथ्वी पर चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। तो इसलिए पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक धब्बे की आकृति वाला ही भाग आपको दिखाई देता है। चंद्रमा की कलाएं, आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार व रूप दिखाई देते हैं। यह एक पतली सी कोर लेकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। तो इसके बाद यह घटना शुरू करता है, और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है, और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूरे चांद की रात पूर्णिमा होता है, और जिस रात का चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, उस रात को बिना चांद का रात, यानी कि उसे ही अमावस्या कहते हैं। एक मास में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन जो आने वाला इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इसी को हम कलाएं कहते हैं।
अमावस्या से पूर्णिमा तक जो बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 8 घंटे लगते हैं। इस समय को चंद्रमास कहते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या और चंद्रमास, कृष्ण पक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चले बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगते हैं। तो कभी कभी आपने अपने दादा दादी, मम्मी पापा के मुख से सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहे हैं, कभी सूर्य ग्रहण तो कभी चंद्र ग्रहण। लेकिन ग्रहण क्या है, इसमें क्या होता है, यह जानने की इच्छा आपको ज़रूर होगी। पुराने समय में अपने देश भारत में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में माना जाता था कि राहु और केतु नाम के 2 राक्षस समय समय पर सूर्य या चंद्रमा को निगल लेते थे। लेकिन यह बात सही नहीं है। आज से लगभग 16 वर्ष पहले हमारे देश के खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट जी है, ये मान्यता का खंडन कर ग्रहण का सही कारण बताया कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा की छायाओं के कारण होते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं कि अब आप एक प्रकाश में खड़े होकर देखिए, ठीक, क्या आपकी छाया पृथ्वी पर बन रही है? दोपहर और शाम के समय बनने वाली अपनी छाया में अंतर को अपने जैसे आप देख पा रहे होंगे कि क्या अंतर है कि दोपहर और जो शाम की जो छाया बनती है, आपने परछाई को देखिएगा कि उसमें क्या अंतर है। बल्ब की रोशनी में अपनी छाया बनाना देखिए, अपने हाथ को इधर उधर उसमें चलाकर नचाते छाया देखिए। जैसे आप देखे होंगे कि दोपहर के समय सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे सिर के ऊपर लंबवत पड़ती हैं और इस कारण छाया छोटी बनती है, जबकि सुबह और शाम के समय सूर्य की अगर किरणें हम पर तिरछी पड़ती है तो इस कारण छाया बड़ी बनती है। अब आपने देखा कि छाया तभी बनती है जब प्रकाश होता है, ठीक, छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश होता है। छाया सदैव प्रकाश की आने की दिशा से उल्टी दिशा में बनती है। छाया सदैव अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, वस्तुओं की बनती है। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो कैसे स्थिति बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति। सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की सतह के बीच में आप खड़े हो जाने से सूर्य का प्रकाश उस स्थान पर पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता है और धुंधली काली सी छाया बनती है, उसे तो हम छाया कहते हैं। वो जो धुंधली जो बनती है वही हमारा छाया होता है। तो इस प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। मतलब जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य, मतलब जो सूर्य है और जो पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के अगर बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो होता है सूर्य ग्रहण। आप देख सकते हैं फिगर में, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, चंद्रमा है। तो ये स्थिति होती है हमारा सूर्य ग्रहण। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण की। तो ठीक इसी के उल्टा होता है। जब चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण जो केवल होता है वो अमावस्या के दिन होता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ये चंद्रमा है और सूर्य है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तब हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनता है। वैज्ञानिकों का राय है कि यदि सूर्य ग्रहण को देखना अगर कोई देखेगा तो उसके आँखों के लिए हानिकारक है। हर किसी के लिए आँखों के लिए हानिकारक, क्योंकि इसमें बहुत तेज प्रकाश होता है, तो ये हमारी आँखों के लिए हानिकारक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो ज्वार होता है वो भाटा का आप तो नाम सुने होंगे, ये क्यों आता है। तो चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति के कारण ही समुद्र तट पर जल के ज़्यादा ऊपर उठने को ज्वार और जो नीचे गिरता है वो भाटा कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष धुरी पर घूमने और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही हर समुद्र के तट पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। यानी कि जो ऊपर उठेगा वो हमारा ज्वार होता है, जो नीचे गिरता है वो भाटा होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आते हैं, जबकि शेष दिनों में वो लघु ज्वार होता है। अब चलिए हम कुछ जानकारी जान लेते हैं कि मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानवीय निर्मित उपग्रह कहते हैं। उसके बाद है कि चंद्रमा को पृथ्वी का भाग ही कहा जाता है, जो कि ग्रहों के निर्माण के समय पृथ्वी से अलग हो गया था। कहीं कहीं ज्वारीय लहरें समुद्र जल से 15 मीटर तक
ऊंची उठती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि समुद्र तटीय स्थानों पर ज्वारीय लहरों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।